का पहला क्वेश्चन है हमारा ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या है? ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या है? चलिए सेकंड, ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए ऑन मनी रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑन मार्क रीडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला सवाल है हमारा 2 नंबर, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए टीकाकरण, बी अनौपचारिक कर्मचारी, सी ई गवर्नेंस, डी महिला सुरक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टीकाकरण, यानी कि मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल, यानी कि सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और नेपाल के संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी धर्मपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को परास्त किया था? आपके ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त, बी रामगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, यानी कि हुणों को पराजित करने का श्रेय किसे जाता है? स्कंदगुप्त को। चलिए अगला सवाल है हमारा 6 नंबर, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए भारतीय साहित्य, बी भारतीय विवाह व्यवस्था, सी भारतीय अर्थव्यवस्था, डी भारतीय प्रशासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय विवाह व्यवस्था से शारदा अधिनियम संबंधित है। आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये शारदा अधिनियम था क्या। तो देखिए कहा जा रहा है शारदा अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1930 को पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई थी। इस अधिनियम का नाम इसके प्रयोजक हरबिलास शारदा के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो शारदा अधिनियम क्या था आप लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएगा मैं उसको बताते चलूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज उसको नोट डाउन करते रहिए। और क्योंकि आपके जो भी आगे आने वाला एग्जाम है उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है,
तो इतना काम आप जरूर कीजिए कि जितना हम एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उसको कहीं पे आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? यानी कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहां लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। यानी कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? राजस्थान में। अगर यही चीज आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि पहला तो राजस्थान में हुआ था और दूसरा कहां पर हुआ था, तो पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला दूसरा राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। चलिए आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिला ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, इसके कुछ दिन बाद ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। यानी कि पहला हो गया पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला राजस्थान, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है इसमें, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें? बलवंत राय मेहता। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को। तो इतना पॉइंट आप लोग इसमें जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक सुना होंगे आप लोग, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। तो कहा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए सिखों से, बी हिंदुओं से, सी जैनियों से, डी बौद्धों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्धों से। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि पंचायती राज हमने देख लिया कि सबसे पहले कहां अपनाया गया था, राजस्थान में। दूसरा कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। और पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। हम लोगों ने इतना पॉइंट देख लिया पंचायती राज की व्यवस्था। और अगला क्वेश्चन ये चीज पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 28 मार्च, बी 22 मार्च, सी 28 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? यानी वर्तमान में कुल कितनी राजभाषा यानी कि भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं कहने का मतलब है, आपके ऑप्शन है ए 14, बी 22, सी 24, डी 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि टोटल अब वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में हम लोग। तो इसके विषय में ये चीज है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल है। यानी कि वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। यानी कि मूल संविधान में आपसे पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी, तो 14 भाषाएं। ध्यान रखिएगा कि इनमें से 14 भाषाएं जो है ये संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 8 भाषा जो बच गया उनको बाद में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 14 भाषाएं। तो अगर ये चीज पूछ दिया जाए कि जो राजभाषाएं हैं इनका जिक्र कहाँ मिलता है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए।
कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। चलिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे ये चीज भी पूछ लिया जाए कि टोटल 22 भाषाएं जो राजभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? यानी पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी नागपुर अधिवेशन, डी लाहौर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो MgOH द होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो के पूछा जा रहा है कि खजुराहो जो स्थित मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था या किया था? आपके ऑप्शन है ए चंदेल राजपूत, बी सिंधिया, सी होलकर, डी बुंदेला राजपूत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेल। चंदेल शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए चंदेल राजपूत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए मूलराज प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी भीमदेव प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भीमदेव प्रथम। यानी कि जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, सोमनाथ पर जो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था वो 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी का टोटल 17 आक्रमण हुआ है भारत पर, तो 16वां जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ठीक है, तो उस समय शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। हम लोग बोला जा रहा है कि 1000 ईस्वी में महमूद गजनी या गजनवी एक ही चीज है, महमूद गजनवी या महमूद गजनी।
पहली बार आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर आक्रमण किया। गजनी ने हिंदू शासक जयपाल को हराया, जिसके बाद में खुद आत्महत्या कर ली। देखिए, कहा जा रहा है कि पहला जो भारत पर आक्रमण हुआ वो लगभग 1000 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का 1000 सन में आक्रमण हुआ था। उस समय में शासक कौन था? तो हिंदू शासक था जयपाल। तो जब जयपाल हार गया तो कहा जाता है कि जयपाल जब पराजित हो गया महमूद गजनवी से, तो उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने क्या किया, शर्मिंदगी को झेल नहीं पाया और आग में जलकर यानी आग में कूदकर अपना जान दे दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा महमूद गजनवी के विषय में। और सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का, जो कि 16वां आक्रमण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिताक्षरा। आपके ऑप्शन है ए अमोघ वर्ष, बी विज्ञानेश्वर, सी कंबन, डी नयचंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर, यानी कि विज्ञानेश्वर जो है इन्होंने मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए न्यायपाल, बी नरेंद्रपाल, सी देवपाल, डी धर्मपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मपाल, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? आपके ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गोरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण करता है। अगर भारत पे पहली बार विदेशी आक्रमण होता है तो मोहम्मद गोरी का, जो कि अफगान शासक था, जो कि अरबी शासक था। ठीक है, अरबी शासक था मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लिया, यानी कि 712 में पहली बार विदेशी आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, चलिए कल्हण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार तो यूपीएससी सीएपीएफ जो होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, तो इसमें ये 2022 बैच में ये चीज पूछा था। ठीक है, कल्हण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा था। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कुल 8 तरंग है। ठीक है, कुल 8 तरंग है। अब आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजतरंगिणी से बहुत ही क्वेश्चन बनता है। कहा जा रहा है कि राजतरंगिणी
कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। तो पहला चीज आपसे ये चीज भी पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। तो इसमें ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया गया है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राजतरंगिणी में किस राज्य का चर्चा किया गया है या किससे संबंधित है, तो कश्मीर के इतिहास। ठीक है। अगला पॉइंट है राजतरंगिणी 8 तरंगों में विभक्त है, जिसमें कुल 7826 श्लोक है। प्रथम 6 तरंग छोटे तथा 2 तरंग बहुत बड़े हैं। 8वां तरंग तो पेज 2 समस्त ग्रंथ के आधे से अधिक परिणाम में है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि टोटल 8 तरंग है, जिसमें श्लोकों की संख्या 7826 है। प्रथम 6 तरंग छोटे हैं और अंत के जो 2 तरंग है वो काफी बड़े हैं। तो ये पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? आपके ऑप्शन है ए बीजापुर के सुल्तान से, बी फ्रांस से, सी इंग्लैंड से, डी राजा जमोरिन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर के सुल्तान से। और बीजापुर के सुल्तान कौन था? आदिल शाह। नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ दिया जाता है। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना था। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। और ये सीरीज हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, ये कंटिन्यू चलेगा जब तक कि हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसमें वैसे ही क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में या आरपीएफ एसआई में या आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी और रेलवे ग्रुप डी का तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। इसमें क्वेश्चन बस लिया गया है एएलपी से, टेक्नीशियन से, और आरपीएफ एसआई से और एनटीपीसी से। ठीक है। ये 4 का कॉमन क्वेश्चन लिया गया। तो इसीलिए आप लोग जरूर जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उस पर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।